हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये राम की फैक्ट्री है और इसमें वह उत्पादन करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम मान लेते हैं कि वह केवल दो ही साधन प्रयोग करता है, एक श्रम और दूसरा पूंजी। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह श्रम और पूंजी दोनों की संख्या में 1 गुना वृद्धि करता है। अब उत्पादन में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। आप बताइए कि पैमाने का कौन सा प्रतिफल का नियम लागू हुआ। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हुआ, क्योंकि साधन में 1 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में 2 गुना वृद्धि हुई। अब लागतों का क्या होगा? जब उत्पादन अधिक हुआ है तो लागतें क्या हो जाएंगी? लागत कम हो जाएंगी। अब राम सोचता है कि मैं और अधिक साधन को बढ़ाऊं तो उत्पादन और बढ़ जाएगा। इस बार वह साधन में 1 गुना फिर वृद्धि करता है। दोनों साधनों में 1 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में केवल 1 ही गुना वृद्धि होती है। बताइए कौन सा उत्पादन का नियम लागू हुआ? पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम हुआ। अब लागतों का क्या होगा? चूँकि इसमें उत्पादन जो है वो स्थिर है, जितनी हमने साधन में वृद्धि की उतना ही उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए लागतें भी क्या हो जाएंगी? स्थिर हो जाएंगी। अब राम उत्पादन को और बढ़ाने के लिए एक बार और दोनों साधन में 1 गुना वृद्धि करता है। इस बार उत्पादन में आधा गुना ही वृद्धि होती है, क्योंकि पैमाने की आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। यदि ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तो श्रमिकों में एक काम को अधिक समय तक करते करते नीरसता उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैमाने की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और इसके कारण उत्पादन क्या होने लगता है? कम होने। उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो कम होती है। तो उसने साधन में 1 गुना वृद्धि की और उत्पादन में आधा गुना वृद्धि हुई। बताइए कौन सा नियम होगा? चूँकि उत्पादन में कम वृद्धि हुई है तो ये पैमाने का घटता प्रतिफल का नियम हो जाएगा। लागतों का क्या होगा? चूँकि इसमें उत्पादन कम हुआ है इसलिए लागत क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो दीर्घकाल में लागत वक्र कैसे होंगे? पहले लागत में कमी होती है, फिर लागत स्थिर रहती है, फिर लागत बढ़ती है। तो कौन सा शेप बन जाएगा? यू शेप। तो दीर्घकालीन लागत वक्रों का आकार कौन सा होता है? यू शेप का, चाहे सीमांत लागत हो या फिर औसत लागत हो। चलिए हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? यू आकार के दिखते हैं। यू आकार के क्यों दिखते हैं? पैमाने के प्रतिफल के नियम के कारण यू आकार के दिखते हैं। अब ये यू आकार क्यों बनता है? तो पैमाने के प्रतिफल के तीनों भागों को हम अलग अलग देखेंगे। पहला है उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण पैमाने की बचतें उत्पन्न होती है। प्रारंभ में जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो क्या होता है? पहले जितना हम लगाते हैं उससे अधिक उत्पादन होता है, यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। अधिक उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। जब अधिक उत्पादन होता है तो लागतों का क्या होता है? लागतें घट जाती हैं। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? फिर पैमाने के स्थिर प्रतिफल के कारण लागत क्या हो जाती हैं? न्यूनतम बिंदु पर स्थिर हो जाती हैं। इसके बाद भी यदि हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो पैमाने के कौन सा नियम लागू होता है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है और इसमें लागतें क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं। अंत में पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण पैमाने की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और परिणाम स्वरूप लागतें बढ़ने लगती हैं। इसके बाद भी यदि हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। क्यों लागू हो जाता है? क्योंकि पैमाने की आवश्यकताएं उत्पन्न होने लगती हैं और घटते प्रतिफल में चूँकि उत्पादन कम होता है इसलिए लागतें बढ़ जाती हैं। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? यू आकार के दिखते हैं। यू आकार के क्यों दिखते हैं?
क्योंकि पहले लागत घटती है, फिर स्थिर रहती है और अंत में बढ़ती है। क्वेश्चन है आपका कि दीर्घकालीन सीमांत लागत औसत लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। इसे हम मेमोरी चार्ट से याद करने का प्रयास करते हैं। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र यू आकार के दिखाई देते हैं। यू आकार के क्यों दिखाई देते हैं? पैमाने के प्रतिफल के नियम के कारण यू आकार के दिखाई देते हैं। प्रारंभ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं, इसलिए लागतें घटती हैं। बाद में पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम लागू होने के कारण लागतें स्थिर हो जाती हैं। अंत में पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम के कारण पैमाने की अवचतें उत्पन्न होती हैं, इसलिए लागतें बढ़ जाती हैं। पहले लागत घटती हैं, फिर स्थिर होती हैं और बाद में बढ़ती हैं, इसलिए इसका आकार क्या हो जाता है? यू शेप का हो जाता है। वो मेमोरी के लिए चित्र बनाया गया था और आपको एग्ज़ाम में अपनी कॉपी में ये वाला चित्र बनाना है। चलिए, आपकी बुक में क्वेश्चन है, व्हाट डू लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व लुक लाइक। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग टर्म के कैसे दिखाई देते हैं। द लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट LMC एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC आर यू शेप्ड। कैसे दिखाई देते हैं? यू शेप के दिखाई देते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैम, इसके पीछे का रीज़न क्या है? बीइंग यू शेप, यू शेप के कर्व को दिखने का रीज़न क्या है? इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मीन्स लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के कारण ये क्या होते हैं? यू शेप के। जो कॉस्ट कर्व होते हैं वो यू शेप के होते हैं। इट इज़ दैट इफ फर्म जनरली एक्सपीरियंस IRS। मीन्स जो फर्म होती है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब वो प्रोडक्शन प्रारंभ करती है तो वो IRS का मीन्स होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो प्रारंभ में क्या मिलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है, यानी हम जितनी लागत लगाते हैं जितने साधन लगाते हैं उससे अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है। फॉलोड बाय CRS, IRS यानी इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल के बाद क्या होता है? CRS कांस्टेंट रिटर्न स्केल। कांस्टेंट रिटर्न स्केल का मीन्स है जितने हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनपुट से आउटपुट जो होता है दोनों इक्वल होते हैं। इनपुट IRS में इनपुट कम होता है, आउटपुट ज़्यादा होता है, और CRS में क्या होता है? इनपुट और आउटपुट इक्वल होते हैं। एंड लास्ट बाय DRS, लास्ट में क्या होता है? DRS मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मीन्स इनपुट अधिक होता है और आउटपुट कम होता है। कॉन्स्टेंटली बोथ LAC एंड LMC आर यू शेप्ड, इसलिए LAC और LMC दोनों क्या होती हैं? यू शेप्ड कर्व होते हैं। ड्यू टू IRS, जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का नियम लागू होता है, एज द आउटपुट इंक्रीज, तो उसमें क्या होता है? आउटपुट इंक्रीज होता है। LAC फॉल्स, चूँकि आउटपुट इंक्रीज होता है इसलिए LAC क्या होती है? गिरती है। क्यों गिरती है? ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, क्योंकि पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। यानी हम जब बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हमें बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण कुछ बचतें प्राप्त होती हैं, इसलिए IRS मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का नियम एप्लीकेबल होता है। देन फॉलोइंग LAC एक्सपीरियंस, इसके बाद जो LAC इसके कारण जो LAC होती है वो गिरने लगती है शुरू में। CRS मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एट Q लेवल। जो Q लेवल है यहाँ पर क्या है? CRS की स्थिति है, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की स्थिति है। Q1
द आउटपुट विच आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी। ये क्या है? ऑप्टिमम कैपेसिटी आउटपुट का लेवल है, यानी यहाँ पर जो साधन है उनका अधिकतम प्रयोग हो रहा है। बियॉन्ड क्यू लेवल, यानी ये जो क्यू लेवल के बाद यदि हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, द फर्म एक्सपीरियंस डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो उसके बाद क्या होता है, चूँकि ऑप्टिमम लेवल में साधनों का पूरा प्रयोग हो गया है और उसके बाद भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधन को बढ़ाए जाते हैं, तो डिसइकोनॉमिक मीन्स पैमाने की आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं, श्रमिक अच्छे से कार्य नहीं कर पाते और क्या होता है, उत्पादन कम होने लगता है। एंड इट द फर्म continues to produce beyond Q1 level, the cost of production will rise। उत्पादन कम होता है, इसलिए जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले सबसे शुरू में क्या होता है, IRS के कारण लागतें क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं। इसके बाद CRS, जो Q लेवल पर CRS है, इसमें जो कॉस्ट है वो कैसी है, कांस्टेंट है। और इसके बाद DRS के कारण क्या होता है, जो कॉस्ट होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। चलिए अब हम आंसर को एक मेमोरी चार्ट से याद करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वाई डू लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट लुक लाइक। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे दिखाई देते हैं, तो ये यू शेप के दिखाई देते हैं। ये यू शेप के क्यों दिखाई देते हैं, ड्यू टू लॉ रिटर्न टू स्केल के कारण ये यू शेप के दिखाई देते हैं। इन इनिशियल स्टेज फर्म एक्सपीरियंस IRS। शुरू में फर्म जो है IRS मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को एक्सपीरियंस करती है। सो कॉस्ट बिकम फॉल। तो जो कॉस्ट होती हैं वो गिरने लगती हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, क्योंकि पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। आफ्टर फर्म एक्सपीरियंस CRS मीन्स कांस्टेंट। इसके बाद जो फर्म है वो CRS मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को एक्सपीरियंस करती है। सो कॉस्ट बिकम कांस्टेंट, इसलिए जो कॉस्ट होती हैं वो रिमेन कांस्टेंट मीन्स वो स्थिर हो जाती हैं। देन एट लास्ट फर्म एक्सपीरियंस DRS। फर्म जो है DRS मीन्स डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को एक्सपीरियंस करती है। सो कॉस्ट बिकम राइजिंग। जो कॉस्ट होती है वो राइजिंग मीन्स बढ़ना शुरू हो जाती है, ड्यू टू डिमिनिशिंग डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल, क्योंकि अब पैमाने की आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कॉपी में क्या लिखना है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है और ये वाला चित्र बनाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को क्वेश्चन का आंसर और ये चित्र बनाना है। ओके, थैंक यू।